अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला। तो आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गैसेस। तो लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि आपका ये जो चैप्टर गैसेस का है ये आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमडी कैट और ई कैट के सिलेबस में भी शामिल है। इसके अलावा अगर आप आगे पीपीएससी लेक्चरर के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके अंदर भी स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर ये आपका जो चैप्टर है गैसेस का ये उसके अंदर भी शामिल है। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये चैप्टर हर हवाले से कवर करवाऊं, चाहे वो एमसीक्यूज हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है या फिर न्यूमेरिकल है। इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स एंड फार्मूलाज एवरी कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करवाऊंगा। और अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपका इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू गैसेस। आज हम गैसेस के बारे में एक ब्रीफ एंड कंप्रीहेंसिव इंट्रोडक्शन करेंगे कि गैसेस क्या होती हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से कि गैसेस आर द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। कि गैसेस मैटर की वो स्टेट है जिसका ना कोई डेफिनेट शेप होती है ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब शेप और वॉल्यूम की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम ये समझते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप पढ़ते आ रहे हैं लोअर क्लासेस से कि मैटर के यूजुअली 4 स्टेट्स होती हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास प्लाज्मा की स्टेट है ये एक हाई एनर्जी स्टेट है और इसमें जो मैटर है वो आयनाइज्ड फॉर्म में होता है। मैटर एग्जिस्ट्स इन आयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? आयंस की फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर हम इन 3 स्टेट्स की बात करें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 ऐसी स्टेट्स हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए बच्चों हम जब भी बात करते हैं ब्रॉडली या मेनली कंसेप्ट में हम कहते हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है और क्वेश्चन ये है कि आखिर क्या वजह है कि मैटर इतनी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर पाया जाता है। आपने एक मशहूर सेइंग सुनी होगी, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड एवरी हैपनिंग, कि कायनात में रूनुमा होने वाली हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर आप अगर बैठ के पढ़ रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन है आपके पेरेंट्स की आपसे तवक्कात, एक्सपेक्टेशंस है। सेकंड द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन कि आप पढ़कर मेहनत कर कर अपनी जिंदगी में अपने गोल को, अपने एम इन लाइफ को अचीव करना चाहते हो। इसी तरीके से अगर मैटर भी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसके पीछे क्या रीजन है? अब हमें उस रीजन को जानना है और अगर हमें वो रीजन समझ आ गई तो समझिए आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस का मेन डिफरेंस समझ आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज द रीजन दैट मैटर exists in different states। तो इसका स्मॉल और सिंपल सा आंसर ये है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वो रीजन है जिसकी वजह से मैटर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब हमने ये समझना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। तो बच्चों केमिस्ट्री के अंदर हम फोर्सेस को 2 मेन क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली हमारे पास होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरी हमारे पास होती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में क्या डिफरेंस है। अब ये देखें कि इंटर का मतलब होता है बिटवीन। ठीक है, यानी उर्दू में बात करूं तो मैं कहूंगा दरमियान में। ठीक है,
और मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से अगर इंट्रा की बात करें तो इसका मतलब होता है विद इन या फिर इनसाइड, ठीक है, उर्दू में हम इसे कहते हैं कि अंदर। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें इस नाम को देखकर, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं, ठीक है। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट exist between separate molecules of a substance, ठीक है। तो ये ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी भी सब्सटेंस के दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं। अब अगर इसके मुकाबले में हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो ये ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के दरमियान में पाई जाती हैं, ठीक है। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल, विद इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, कि ये एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के दरमियान में पाई जाती हैं। अब इसकी एग्जांपल के लिए मैं आपको सिंपल तरीन एग्जांपल देता हूं HCl मॉलिक्यूल की, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता कैसे है, फिर उसके दरमियान हम ये देखेंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे पैदा होती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे पैदा होती हैं। तो बच्चों अब इसकी बात करते हैं हाइड्रोजन की। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। तो मैं ये हाइड्रोजन का एटम बना देता हूं। ये मेरे पास इसका न्यूक्लियस, एक ही शेल है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब दूसरी चीज है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 और एम में कितने आएंगे 7। तो ये क्लोरीन का हमारे पास एटम आ गया। ये इसका के शेल, ये इसका एल शेल और ये इसका एम शेल, ठीक है। के में 2, एल में 8, एम में कितने आएंगे 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब आप जानते हैं कि हर एटम क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए वो नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है और नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने का मतलब ये है कि वो अपना ऑक्टेट और डुप्लेट रूल क्या करता है, मुकम्मल करता है। अब डुप्लेट रूल का मतलब ये है कि अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना और ऑक्टेट रूल का मतलब है अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, जिसे हम आखिरी शेल भी कहते हैं। अब अगर इस हाइड्रोजन की बात करें तो इसको अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और अगर इस क्लोरीन की बात करें तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी 2 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों एटम क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। अब शेयर करने का मतलब ये है कि जब इसको जरूरत पड़ेगी दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास, जब इसको जरूरत पड़ेगी दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब ये दोनों इन 2 इलेक्ट्रॉन के मालिक बन गए हैं। तो हम देखते हैं कि क्लोरीन के आखिरी शेल में 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और हाइड्रोजन का 1 और 2 डुप्लेट पूरा हो गया। इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अब बात करते हैं हम इसको, हम ऐसे नॉमिनेट करते हैं कि ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन के दरमियान क्या बन गया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी एटम की होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.1 और हाइड्रोजन की होती है 2.2। अब क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का मतलब है नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो इसकी तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल था अब ये बन चुका है एक डाइपोल। क्या बन गया है, डाइपोल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अब 2 पोल जनरेट हो गए हैं, एक पोल पे पार्शियल नेगेटिव दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसको हम कहते हैं डाइपोल या फिर इसको हम अब इस कंपाउंड को कहेंगे पोलर कंपाउंड। इस बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर बॉन्ड क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी पैदा हो गई है। अब इसे क्या कहते हैं, पोलर कंपाउंड।
अब सेम इसी तरीके का हमारे पास एक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर भी क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब आप जानते हैं सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुई है दो डिफरेंट या दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इसे आप कहते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्लियर है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर है बात। ये आपके पास कंसेप्ट है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है और इंट्रा क्या होती है। जो इंटर है वो दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती है, और जो इंट्रा है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो डिफरेंट एटम्स के अंदर पाई जाएगी। अब इसी तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। लंडन डिस्पर्सन फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल फोर्स जो भी हमने ये पढ़ी है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है। और अगर हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो इसमें आपके पास जैसे कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल हमने ये किया था कि व्हाट इज द रीजन दैट मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स, कि क्या रीजन है कि मैटर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर एग्जिस्ट करता है। उसका जवाब हमने कहा था क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हमने ये देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, कि मैटर के दो मॉलिक्यूल, सेपरेट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब हम अपने सवाल का जवाब पूरा करेंगे कि किस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से मैटर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब बिल्कुल आसान सी है कि मैटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसकी नेचर कैसी है, ये हमें ये बताएगा कि मैटर किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब अगर जो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसे मैं आईएमएफ से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, अगर तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड फॉर्म में। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो मॉडरेट है, दरमियानी है, ठीक है, तो मैटर एग्जिस्ट करेगा लिक्विड स्टेट में। और इसी तरीके से अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वेरी वीक हैं, तो मैटर एग्जिस्ट करेगा गैस स्टेट के अंदर। तो ये हमारे पास रीजन थी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की डिफरेंट नेचर होने की वजह से जो हमारे पास मैटर है वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब इसकी मैं आपको सिंपल सी कॉमन एग्जांपल देता हूं कि आपका अपने क्लासमेट्स के साथ बिहेवियर। अब एक आपके दोस्त है क्लास के अंदर, जिगरी दोस्त है, आप उसके साथ चिपक के रहते हैं, आप उसके साथ खाते हैं, उसी के साथ बैठते हैं, उसके साथ जो आपकी मोहब्बत है, जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। यानी मैं कहता हूं आपके और आपके दोस्त के दरमियान, बेस्ट फ्रेंड के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी ये आप और ये आपका जो है फ्रेंड, ठीक है, इस तरीके से कि आपके मॉलिक्यूल्स जो है, आप एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, आपके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो मैटर भी किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। अब कुछ क्लासमेट्स आपके ऐसे होते हैं कि जो आपके ना दुश्मन होते हैं ना दोस्त होते हैं, ठीक है, आप उनके साथ जनरली नॉर्मल बिहेवियर रखते हैं, सलाम दुआ कर ली, मिल लिया, हेलो हाय कर ली, ठीक है, मॉडरेट बिहेवियर होता है, दरमियाना बिहेवियर। तो उन मॉलिक्यूल में आप उनके साथ, ठीक है, नॉर्मल डिस्टेंस बना के रखते हैं, ना ज्यादा कुर्बत इख्तियार करते हैं, ना ज्यादा दूरी इख्तियार करते हैं। तो ऐसे जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉडरेट होती हैं तो मैटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला भी क्या होता है, नॉर्मल होता है। और गैस की बात करें तो इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा होता है, कोई लड़का ऐसा होता है या कोई लड़की ऐसी होती है जिससे आप शदीद नफरत करते हैं और उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते कि तू मेरे सामने आया तो मैं तेरा सर फाड़ दूंगा, मैं तेरा कत्ल कर दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे में क्या होता है कि आप उससे शदीद नफरत करने की वजह से डिस्टेंस रखते हैं। आप में और उसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा वीक होती हैं। अगर आपको वो कहीं दिखता है तो आप रास्ता बदल लेते हैं, अगर आप उसको कहीं दिखते हैं तो वो रास्ता बदल लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब बहुत ज्यादा वीक होंगी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है। दूर होने के साथ साथ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप उसको देखोगे तो आप रास्ता बदल लोगे,
ये नहीं सोचोगे कि मैंने कहाँ जाना है, बस रास्ता बदलोगे। अगर वो आपको देखेगा दुश्मन है आपका तो वो अपना रास्ता बदल लेगा और वो भी नहीं सोचेगा कि कहाँ जाना है। कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, तो गैस के मॉलिक्यूल जो है वो किसके अंदर होते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। ठीक है, रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब। ठीक है, अब क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं, ये फ्रीली मूव करते हैं, रैंडम मूव करते हैं, बेतरतीब, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई इस साइड, कोई उस साइड। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके अंदर कंटीन्यूअस रैंडम मोशन होती है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की नेचर डिफरेंस होने की वजह से हमारे जो मैटर है वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। अब पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। ठीक है, तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये आपके लिए बेसिक कांसेप्ट है, एमसीक्यूज में काम आएगा, इसको नोट कर लेना है। ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर हो जाती हैं और टेम्परेचर कम करने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं। इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं अपनी डेली लाइफ से कि एक कपल है। ठीक है, हमारे पास ये कपल है जी। ठीक है, न्यू मैरिड है, इनके दरमियान बहुत ज्यादा मोहब्बत है, बहुत ज्यादा कुर्बत है। साइंटिफिक या केमिस्ट्री की जुबान में कहूं तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अब इनका रिलेशन बहुत मजबूत है, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि ऊपर से कोई बंदा आकर, लेट्स सपोज फूफू, वो आकर इनके दरमियान क्या लगा देती है, आग लगाएगी। तो ये भी गुस्से में हो जाएगा, ये भी गुस्से में हो जाएगा, इसका जो दिमाग शार्ट होगा, इसका भी दिमाग शार्ट होगा, दोनों की आपस में लड़ाई होगी। लड़ाई होने के बाद बीवी जो है या आपके वाइफ जो है वो नाराज होकर मायके चली गई। अब इस कंसेप्ट को आपने इंप्लीमेंट करना है इसके ऊपर। अब हुआ क्या कि आप इन दोनों को समझें कि ये क्या है, गैस, ये है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जब ऊपर वाले बंदे ने आकर इनमें आग लगाई, आग लगाने का मतलब ये है कि उसने टेम्परेचर इंक्रीज किया। जब उसने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इन दोनों की एनर्जी में इजाफा हुआ। जब इनकी एनर्जी में इजाफा हुआ तो दोनों ने क्या किया, इतनी जोर की लड़ाई हुई, इतनी जोर की कोलिजन की कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर चले गए। तो इसी तरीके से जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत ज्यादा वीक। तो यही वजह है बच्चों, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो और ज्यादा जोर से कोलाइड करते हैं, और जितनी जोर से वो कोलाइड करेंगे उतनी दूर वो जाके गिरेंगे। छोटी सी एग्जांपल है कि दो बंदे हैं, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से बाइक पर आ रहे हैं, इसकी भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसकी भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, दोनों टकराएंगे तो थोड़ा सा आसपास ही गिर जाएंगे। अब अगर वो ये वाला भी 100 की स्पीड से आ रहा हो और इधर वाला भी 100 की स्पीड से आ रहा हो, स्पीड ज्यादा है, लेट्स सपोज उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, जैसे ही वो टकराएंगे तो एक बहुत ज्यादा दूर जाके गिरेगा, दूसरा उतनी ज्यादा ही दूर जाके गिरेगा। अब इससे समझ क्या आया कि जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, तो इसी तरीके से जब गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने से, उनकी रफ्तार ज्यादा होती है, वो उतनी जोर से कोलाइड करेंगे और उतनी ज्यादा दूर जाएंगे, और मॉलिक्यूल में डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ज्यादा कमजोर होती जाएंगी। अब यहाँ से एक और छोटा सा कंसेप्ट भी हमारे ज़हन में आ रहा है कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके उतनी ज्यादा दूर गए, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होते जा रहे हैं। यानी मैं कहूंगा कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं गैस का वॉल्यूम भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहां से हमारे पास एक और रिलेशन आता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अगर यहाँ पर आप प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट कर दो तो यही आपके पास क्या बन जाता है, चार्ल्स लॉ। आगे वो हम गैस लॉज के अंदर पढ़ेंगे। अब ये था टेम्परेचर का इफेक्ट। दूसरी चीज है प्रेशर। तो बच्चों जब आप प्रेशर लगाते हो, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा है, तो जब आप प्रेशर लगाओगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की क्या आ जाते हैं, करीब। तो प्रेशर लगाने से क्या हुआ, जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम, यानी प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ठीक है, ये हमारे पास एक नया कंसेप्ट आया या नया रिलेशन आया कि जैसे जैसे आप प्रेशर लगाते जा रहे हो गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं, तो वो वॉल्यूम भी कम घेरेंगे।
तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। और अगर यहाँ पर आप टेम्परेचर को और अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट कर दो तो यही आपका क्या बन जाता है, बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास जनरल आज का कंसेप्ट था, हमने जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ गैसेस किया कि गैसेस क्या हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हैं, व्हाई मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान क्या फर्क होता है, और एंड पे हमने ये पढ़ा कि टेम्परेचर और प्रेशर किस तरह गैस मॉलिक्यूल्स की जो है वॉल्यूम के ऊपर या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर जो है असरअंदाज होते हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई या कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।